मुझे इतना विजन था कि अगर मैंने इस फील्ड में 5 साल लगा लिए ना जी। तो शायद मुझे पकड़ना मुश्किल हो जाए। बच्चा यहाँ पे फड़फड़ा रहा है, किस लिए? कहीं से डॉलरों की बारिश हो जाए। बच्चों को क्लाइंट से बात करनी नहीं आती। पाकिस्तान का नाम भी गंदा होता है, क्लाइंट भी भागता है और वो क्लाइंट पाकिस्तान में कभी भी नहीं आना चाहता। बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया से करवा लेंगे, बांग्लादेश से करवा लेंगे, बट पाकिस्तान से नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। इस बंदा नाचीज़ को कहते हैं मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर जो मेरे पहले मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इन्वाइट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, किस तरह उन्होंने सक्सेस और फेलियर का सामना किया और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल की। आई ऑल्सो ट्राई टू इन्वाइट सम ऑफ द गेस्ट जो कि फेल भी हुए अपनी लाइफ में लेकिन गिरे नहीं, किस तरह से उठे, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर बनाया। इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आएंगे। ये सीखने और सिखाने का अमल जारी रहेगा। कुछ मैं और मेरे गेस्ट आपसे सीखेंगे और कुछ आप लोग हमसे सीखेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय फर्स्ट गेस्ट ऑफ दिस फर्स्ट पॉडकास्ट। उनका नाम है हमज़ा शफीक। हमज़ा एक डिजिटल मार्केटियर हैं। बेसिकली हमज़ा मेरे पार्टनर भी हैं, छोटे भाइयों की तरह भी हैं। तो इंशाल्लाह विल ट्राई टू लर्न कि किस तरह से उन्होंने डिजिटल डोमेन के अंदर अपना करियर बनाया और किस तरह से वो ग्रो कर। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं मुनीर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमज़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड बीइंग द फर्स्ट गेस्ट ऑफ माय पॉडकास्ट। Welcome, Munir. It's actually an honor for me to be part of your first episode of this brand new podcast series. थैंक यू वेरी मच। बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी पॉडकास्ट के अंदर विल ट्राई टू शेयर सम ऑफ द नॉलेज विद आवर ऑडियंस जो कि एक वैल्यूएबल हो और ऑडियंस कैन लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। ज़रूर, इंशाल्लाह। Looking forward to it. थैंक यू वेरी मच हमजा। लेट्स स्टार्ट समथिंग विद योर अर्ली एज, अर्ली लाइफ। कहाँ पे आप पैदा हुए? I am born and raised in Lahore and हमेशा से like पक्का लाहौरी। पक्का लाहौरी, देसी लाहौरी, यार्ड Yes. वाला लाहौरी या सही वाला? शुरू में यार्ड वाला लेकिन अब यार्ड वाला। अच्छा, लेट मी जस्ट डिग आउट अबाउट दिस यार्ड वाला चीज। ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ये यार्ड वाला? ये अड़े एक है किस्म क्या? का शुरू में कहते थे कि इट्स अ स्टीरियोटाइप, बट ठीक है। इट्स जस्ट मोर देन अ स्टीरियोटाइप। ये एक्चुअली लाहौर की निशानी है, लाहौरी की। अच्छा अच्छा, इसमें क्या है? थोड़ा सा अगर मैं जानना चाहूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि है क्या ये अड़े का कॉन्सेप्ट। मैं खुद भी मतलब आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर। डेफिनेटली पेरेंट्स पीछे से थे लेकिन 1972 में फादर मूव्ड इन लाहौर, लेकिन मैंने देखा कि मेरी फैमिली में किसी का भी वो अड़े वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में जो रे और अड़े वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज मोर एसोसिएटेड विद द पीपल लिविंग इन द इनर लाहौर, जो कि वॉल्ड सिटी। वॉल सिटी है, अंदरून लाहौर है, जिसे पुराना लाहौर कहते हैं। ठीक है। जहाँ वो लोग जो वहाँ पे पले बड़े हैं, वहाँ पे एक ख़ास किस्म का डायलेक्ट है। वहाँ का पंजाबी डायलेक्ट डिफरेंट है, वहाँ का उर्दू का डायलेक्ट डिफरेंट है। तो उधर एक ना बोलते बोलते लाइक जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा कैजुअल या यारी वाले स्टाइल में जब वो कहते हैं तो यार यार कब बन गया पता ही नहीं चला। अच्छा, मतलब इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, बस ये नहीं, कैजुअली हो गया इस तरह यस। से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने देखा है अंदरून लाहौर में। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमा क्योंकि जब घूमने का टाइम था तो मैं पाकिस्तान में था ही नहीं। ये एक थड़ा कॉन्सेप्ट भी है, रात को सारे इवन पढ़ा लिखा भी जो तबका है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, रात को उन्होंने घर के बाहर अपने उसको महफिल ज़रूर जमाने, जिसको पूरा एक बेंच टाइप का होता है घर के बाहर। वो क्या सीन है? अगेन अगर आप अंदरून लाहौर ख़ासतौर पे अब तो जितने भी नए घर बन रहे हैं वो तो नए कॉन्सेप्ट और मॉडर्नाइजेशन पे बन रहे हैं। जी। लेकिन लाइक इन 90s, लाइक मैं 90s का बॉर्न एंड रेज हूँ, तो मुझे अपना बचपन याद है कि मेरे घर के बाहर एक जिसे आप थड़ा कहते हैं, जी। एक वो थड़ा बना होता था। हम्म। ठीक है, वहाँ पे हमने फ्रेंड्स ने बैठ जाना और 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे तक वहीं पे बैठे रहना, गप्पें चलनी, दोस्तों की ये महफिलें चलती रहनी। ठीक फिर है। वहाँ पे एक जो डायलेक्ट वाली मैंने बात की कि वहाँ पे लोग इतना कैजुअल होके बात करते थे कि यार यार यार, और इसके पता नहीं कितने फर्दर डायलेक्ट्स और कितने इस तरह के वर्ड्स निकल है ठीक है। कि लोगों को खुद नहीं पता चलता। एंड हाउ अबाउट योर स्कूलिंग? स्कूलिंग भी उसी एरिया में हुई? स्कूलिंग बेसिक लाइक 2 3 सेकंड थर्ड ग्रेड तक तो वहीं पे रहा। उसके बाद आई मूव टू द यानी अदर साइड ऑफ लाहौर, जो कि यानी मुस्लिम टाउन में।
अब वो बिल्कुल ही यानी थोड़ा-सा मॉडर्न टच वाला एरिया है, वहाँ पे इस तरह का कल्चर नहीं था अंदरून, पुराना लाहौर टाइप। इफ आई कैन आस्क यू, किस स्कूल से आपकी स्कूलिंग हुई है? मेरी जो स्कूलिंग 3-4 स्कूल से हुई है, 3 स्कूल से हुई हुई है। यानी एक जो पुराने लाहौर में एक जो आम गली मोहल्ले का स्कूल होता है, ठीक है। वहाँ पे। फिर 3 ग्रेड्स मैंने किए थे, 4, 5 एंड 6 यूसुफ स्कूल सिस्टम है, ओके। शादमान में। शादमान, ठीक है। जी, वहाँ पे। उसके बाद फिर लास्ट 4 ग्रेड्स मैंने किए थे दारुल अरकम में। इट्स अ मिक्स ऑफ इस्लामिक प्लस आई गॉट इट। इंग्लिश स्कूल। ठीक हो गया। और उसके बाद उसके बाद इंटरमीडिएट फिर और आपका कॉलेज? इंटरमीडिएट मैंने किया पंजाब कॉलेज से इन कंप्यूटर स्टैट्स। ठीक है। और वहाँ से फिर आई मूव टू LSE, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ से अच्छा, मैंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पंजाब स्कूल के जो बच्चों का या बच्चियों का, इनफैक्ट ये भी एक अलग से डायलमा है कि मतलब बच्चों को उनका जो है ना एक अलग से ही स्टाइल होता है पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें से एकदम अब ज़ाहिर है एक टिपिकल अंदरून लाहौर, वहाँ से फिर पंजाब कॉलेज का सफ़र, इसमें जो ट्रांजिशन हुई इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई? क्योंकि वाई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज जब आप अंदरून से हैं तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश का लेवल उस तरह से नहीं ग्रूम हो पाता। तो ऑल ऑफ द सडन व्हेन यू गेट इनटू अ पंजाब कॉलेज जहाँ पे एक डाइवर्स कल्चर है, थोड़ा सा इंग्लिश का भी ज़ाहिर है वहाँ पे परचाव बेहतर है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? अच्छा, पंजाब कॉलेज की हद तक ये डायलेमा इतना नहीं सीरियस था। आई लाइक सी। पंजाब कॉलेज मैंने 4th ग्रेड से इंग्लिश मीडियम में था। ओके। तो 4 टिल 10th, लाइक ये 7 साल बन जाते हैं मैंने इंग्लिश मीडियम में गुजारे। तो मुझे ठीक है। पंजाब कॉलेज में एक किस्म का यानी एडवांटेज था। एडवांटेज था, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपने कहा कि बहुत डाइवर्स बच्चे आते हैं। तो वहाँ पे कुछ यानी शेखुपुरा और इस तरह के जो सबर्ब्स हैं, कसूर, वहाँ से भी स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे थे मेरी क्लास में। तो मुझे उन पे थोड़ा एडिड एडवांटेज था। इन लेकिन इन ये अदर वर्ड मतलब आप उनके दरमियान एक मम्मी डैडी बच्चे थे, है ज़रा थोड़ा सा, नॉट क्योंकि जाहिर है वो एक रिमोट एरिया से आते यस, हैं तो आप कह बीइंग सकते हैं, लाहौरी तो थोड़ा सा वो एक एज मिलता है। कह सकते हैं। लेकिन यानी हर क्लास में हर तरह का बच्चा हमारे मेरे से बहुत ऊपर मम्मी डैडी थे, अच्छा, मतलब सख्त लौंडों में थे आप, कह सकते हैं। हैं? ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ से फिर आप एलएसी का सफ़र आप बता रहे थे। LSE में ये डायलेमा बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ था, क्योंकि पंजाब कॉलेज तक हम सारे थे मैट्रिक वाले। ठीक है। LSE में आपका कंपटीशन आ जाता है A लेवल्स O लेवल्स वालों के साथ, और उन लोगों का इंग्लिश और उन लोगों की जो बोलने और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत डिफरेंट हैं कंपेयर टू जो मैट्रिक वाले आते हैं। ठीक हो वहाँ गया। पे ये जो मम्मी डैडी वाला कल्चर है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है। लाइक इसलिए मैंने कहा कि मुझे पंजाब कॉलेज में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया, क्योंकि सारी मैट्रिक के थे। जो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर था वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे हमें एक तो किसी के सामने बोलना मुश्किल, आपको प्रेजेंटेशन देना और सारा कुछ, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत मुश्किल रही। पहला सेमेस्टर, पहला साल। फिर इंग्लिश में बोलना, यानी हमारी तो इंग्लिश में इतना ज़्यादा बोल के हमने जुबान थक जाती है, हाथ यस, तंग पूरी करना। ज़िंदगी में इतनी इंग्लिश नहीं बोली थी जितनी वहाँ पे एक लेक्चर में बोलनी पड़ती थी। सही हो गया। अच्छा, इसके जब आपने एलएससी के अंदर एडमिशन लिया, व्हाट वाज द मेजर फैक्टर बिहाइंड गेटिंग एडमिशन इन एलएससी? क्योंकि डेफिनेटली आपने कहीं और भी ट्राई किया होगा एंड यू माइट हैव कलेक्टेड डिफरेंट प्रोस्पेक्ट के यहाँ यहाँ पे भी कर लें, यहाँ पे भी। व्हाट वाज द मेजर रीजन? अच्छा, मैंने 3-4 जगहों पे अप्लाई किया था, जिनमें एक एज अ पंजाबियन, लाइक पंजाब कॉलेज से मैंने UCB एक ऑप्शन थी। ठीक है। ठीक है, मेरे माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू तो नहीं था, लेकिन आई वाज इन अ गुड स्टूडेंट्स, ठीक लाइक हो गया। 80% अबव वालों में से था। तो UCB एक ऑप्शन थी, वहाँ पे मुझे अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल रही थी। सही। फिर आई हैड एन ऑप्शन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। हम्म। उसके अलावा फास्ट थी और FC कॉलेज थी। ये 4 प्राइमरी ऑप्शंस थी मेरे सामने। ठीक है। और मेरे लिए फास्ट और FC में हो भी गया था एडमिशन। हम्म। उन्होंने कहा था कि आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो इट्स अ फ़नी एक्चुअली स्टोरी, फ़नी इंसिडेंट, कि जो मेरा बेसिक फैक्टर था टू सेलेक्ट LSE, दैट वाज कि मेरा कज़न मेरे साथ आ रहा था। उसने LSE जाना था, तो मेरे घर वालों ने कहा तुम भी साथ चले जाओ। अच्छा, कोई थॉट प्रोसेस मतलब इसके अलावा नहीं था? बस थॉट प्रोसेस इतना था कि करना बीबी है। लेकिन यूनिवर्सिटी हमने ऐसे डिसाइड की थी कि यार चलो दोनों, हम, मैं और मेरा कज़न है, यानी हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं, अच्छा, सेम एज लंगोटिए। फेलोज भी हैं। और ही फ्रॉम फैसलाबाद। ठीक हो गया। तो फिर हमने कहा कि यार चलो अब इकट्ठे, उसने मेरे साथ ही मूव होना था, मेरे घर पे ही।
तो हमने कहा कि चलो साथ ही सारा कुछ करते रहें, वो इकट्ठे चले जाएंगे, इकट्ठे आ भी जाएंगे, इकट्ठे पढ़ भी अच्छा लेंगे। हमजा, यहाँ पे बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज जस्ट गेटिंग ग्रेजुएशन, तो मेरे लिए भी ये कंसर्न था कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, कोई कंसल्टेंसी नहीं करता, कोई हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करता, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन लेवल पे या कोई गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है कि जो बच्चों की काउंसलिंग कर सके। देखिए, अब यू आर टॉकिंग अबाउट फास्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट एफसी, यू आर टॉकिंग अबाउट लम्स एंड ऑल दोस बिग नेम्स। अब इन थे तो सारे इक्वली अच्छे नाम थे, बट आपके पास कोई ऐसा पीछे थॉट प्रोसेस नहीं था कि आप सिलेक्शन के अंदर उस थॉट प्रोसेस को बीच में लाते। आपने कज़न की वजह से तो सेलेक्ट कर लिया। सो हाउ डू यू सी कि आज का जो बच्चा है, अब ठीक है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ऐसी एज में, ऐसे इरा में आ गए हैं विच इज़ अ डिजिटल इरा, जिसके अंदर हम थोड़ा अपने बच्चों को कर सकते हैं। बट अभी भी आई हैव नोटिस कि बहुत सारे पढ़े लिखे पेरेंट्स, उनके पास भी इस पॉइंट के ऊपर कोई वो नहीं है कि बच्चों को कहाँ से कंसल्टेंसी दें, करियर काउंसलिंग कैसे हो। अब देखिए, एमबीए तो करना है, बीबीए तो करना है, बट कहाँ से करना है और क्यों करना है, इसके पीछे आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव होना चाहिए सर? इसको ना मैं एक स्टोरी से रिलेट करूँगा कि माय नेफ्यू, उसने पंजाब कॉलेज शुरू करना था, तो बाई बीइंग कि मैंने सबसे ज़्यादा हायर लेवल ऑफ एजुकेशन अपने फैमिली में ली है। ठीक है। मैंने मास्टर्स किया सारा कुछ, मेरे ब्रदर्स ने बैचलर्स तक मैक्सिमम किया हुआ है। ठीक है। तो वो मेरे पास कंसल्टेशन किया है कि इसको किस फील्ड में आके लेके चलना चाहिए इसका करियर। तो मैंने कहा कि मैंने तो उस टाइम आईसीएस किया था कंप्यूटर मैथ स्टैट्स में, तो आप ये करवा लें इसका। मैंने उसके बाद बैचलर बीबीए किया और फिर एमबीए किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर जॉब की एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने भी ऐसे किया। नाउ आफ्टर 2 इयर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, अब क्या हुआ कि मैंने ऑफ कोर्स किया था 7-8 साल पहले। अब 7-8 साल में इतना सिनेरियो चेंज हुआ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि आपने स्टैट्स क्यों पढ़ा, आपने फिजिक्स क्यों नहीं लिया आईसीएस में, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। अब देखिए, वहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरा एक लिमिटेड नॉलेज था, मैं मार्केट से इन टच में नहीं हूँ, ना मेरा ये स्पेशलिटी है कि मैं उनको गाइड करूँ। मैंने अपने एक लिमिटेड नॉलेज पे, मैंने भाई को बताया भी था, मैंने एक लिमिटेड नॉलेज पे भाई को गाइड किया। अब वो क्या हुआ कि बच्चे को फेस करना पड़ा। अब उसे 2 यूनिवर्सिटीज़ ने रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको स्टैट्स की बेस पे, ऑल्दो ही हैज़ मोर देन 90% मार्क्स इन आईसीएस, ठीक है, 1000+ मार्क्स हैं उसके आउट ऑफ 1100, लेकिन उसको फिर भी एडमिशन में इशू आ रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पे भी मैं आता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा आजकल केस चला हुआ है जी, 1100 में से 1095 नंबर। लेकिन जब आप उस बच्चे से मिलते हो जिसने अबव 1000 नंबर्स लिए हैं, तो सॉरी टू से मुझे उनका वो कैलिबर नहीं लगता। एग्जैक्टली अच्छा, ये भी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई नेफ्यू, वो माशाल्लाह काफ़ी, यानी ही इज़ इंटेलेक्चुअली वेरी गुड। यानी उसने खुद ही से सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग भी सीख रहा है, खुद ही से उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा ऑनलाइन ये तो कैनवा पे देखिए शुरू कर दिया है। हमजा, ऑनेस्टली ये तो एक बड़े शहर की बात आप कर रहे हैं। अगर आप 3-4 बड़े शहरों को छोड़ दें, तो हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है, दे बिलोंग टू अ रूरल एरियाज, तो वहाँ का बच्चा। अगेन आई थिंक मेंटरशिप का इशू है, गाइडेंस का इशू है कि पाकिस्तान में आपको कोई हाथ पकड़ के चलाने वाला नहीं है। हाथ पकड़ के तो बहुत दूर की बात, आई थिंक इतना भी गाइड नहीं करता कि आपने चलना किस ट्रैक पे है। बिल्कुल ऐसे ही है ये। अब देखें, वेस्ट के अंदर सबसे बड़ा जो मज़ेदार चीज़ है वो यही है कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर वहाँ पे आपको एजुकेट किया जा रहा है। जैसे ही आपका बच्चा भी, अदर डे आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय ब्रदर, ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो बता रहा था कि भाई वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है स्कूल्स में कि बच्चा जो है क्या वो स्टडीज़ में अच्छा है, क्या स्पोर्ट्स में अच्छा है। वो स्पोर्ट्स की मुझे एग्जांपल दे रहा था कि अगर थोड़ा सा भी उनको कहीं से इंडिकेशन मिल जाए कि द किड इज़ गुड इन स्पोर्ट्स, तो कह रहा है कि गवर्नमेंट उस बच्चे को एक किस्म का ओन करना शुरू कर देती है और वो उसको प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और उसको फिर ट्रेनिंग के जितने प्रोसेसेस हैं वो पेरेंट्स की परमिशन के साथ उसको लेके चलते हैं। तो लाइक वाइज अगर कोई बच्चा एजुकेशन में बहुत अच्छा है तो वो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, जो उसका पोटेंशियल है मैक्सिमम उसको वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हो पाती? आई थिंक ये तो ग्रास रूट लेवल पे ही पाकिस्तान का बेस सिस्टम ऐसा नहीं है। अभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्हें अपने से नहीं फुर्सत, तो उन्होंने कहाँ पे एजुकेशन पे, मतलब पाकिस्तान का नान। एजुकेशन का बजट ही जहाँ पे उनकी लीस्ट प्रायोरिटी है और जहाँ पे उन्होंने डिफेंस और बाकी चीज़ों पे बजट लगाना है, नॉट बीइंग कंट्रोवर्शियल, लेकिन अगर जिस मुल्क की प्रायोरिटी हेल्थ और एजुकेशन नहीं है,
वो वहाँ पे हम ये ऐसी चीज़ें अभी कैसे एक्सपेक्ट कर मतलब सकते हैं? नान और बिरयानी से बाहर नहीं निकले अभी तक हम अभी लोग। नहीं। चलें, आई होप कि इंशाल्लाह इससे भी हम एक दिन बाहर आएंगे एंड विल इंशाल्लाह। कम्पीट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, थोड़ा सा जरा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, देन विल अगेन कम बैक टू द एजुकेशनल साइड। तो जब आपने ग्रेजुएशन कर रहे थे या जब आप इंटर से फारिग हुए, तो डेफिनेटली एज आई नो अबाउट यू, लाइक यू बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बात की जाती है, दे डोंट इनकरेज जॉब या कोई इस तरह का करियर, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? अच्छा, आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर्स मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं मास्टर्स नहीं करूँगा। ठीक है। लेकिन मैंने उसके बाद जॉब शुरू भी की। हम्म। वो वैसे ही 1-2 महीने की कि चलो टेस्ट करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद मुझे आइडिया हो गया कि नहीं, अभी बैचलर्स के बाद अगर मैं कहीं भी जाऊँगा ना, ना मुझे जॉब मिलेगी, ना मैंने कुछ कर सकूँगा अपने ओन पे। तो मैंने फ़ौरन ही एमबीए में एडमिशन ले लिया। ठीक है। और आई थिंक अल्लाह की तरफ से डिसीजंस होते हैं, लेकिन वो डिसीजन मेरे लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल डिसीजन रहा। लाइक मेरी 4 साल की बैचलर्स की लर्निंग, ऑल्दो मैंने बैचलर्स और मास्टर्स एक ही इंस्टीट्यूट से किया, ठीक है। लेकिन मेरी 4 साल की बैचलर्स की जर्नी इतनी फ्रूटफुल नहीं रही जितनी मेरी लास्ट 1 ईयर की, 1 एंड हाफ ईयर की मास्टर्स की जर्नी थी। ठीक है। लाइक मेरा मास्टर इज हैज़ गिवन मी मोर वैल्यू, more maturity than my 4 years of What was bachelor's. the major difference? Because since you completed both the degrees from LSE, what was the major difference between both, apart from the curriculum? क्या इनमें फ़र्क था दोनों में? देखिए, एक तो जो मेजर डिफरेंस था वो था जो आपका इंस्ट्रक्टर्स का, ठीक कि है। जो मास्टर्स के एमबीए के इंस्ट्रक्टर्स थे, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और वो अपने, यानी जैसे हम कहते हैं ना सही वर्ड्स में, टीचर्स। जी। ठीक है, वो मास्टर्स में हमें उस तरह के टीचर्स मिले जिन्होंने 40 साल 50 साल की लाइफ को देखी है। उन्होंने प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, टीचिंग की है, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी है। वो अपना एक्सपोजर लेके उन्होंने अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र किया। एंड आई बिलीव स्टूडेंट्स की भी मैच्योरिटी लेवल थोड़ा बेहतर होता है इन यस। मास्टर्स, राइट? ठीक हो गया। एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। बैचलर में यूजुअली हमें जो इंस्ट्रक्टर्स मिले थे वो होते थे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में ही डिग्री कंप्लीट की, 1 साल टीएशिप की, एंड देन दे स्टार्टेड टीचिंग। राइट। तो उनका एक्सपीरियंस कंपेयर टू द पर्सन हु हैज टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स विद 4-5 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, दैट वाज द प्राइमरी डिफरेंस। एंड देन देयर टीचिंग मेथड, लाइक हमारा जो मास्टर था, दैट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन द केस स्टडीज। आई सी। तो केस स्टडी बेस्ड लर्निंग कंपेयर टू बुकिश नॉलेज एंड एवरीथिंग, वो आई थिंक उन दोनों का कंपैरिजन जब करें ना, तो इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि वो 1 साल एमबीए का सब 4 साल पे भारी था। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। अच्छा, हाउ डू यू मैनेज टू कन्विंस योर फैमिली के यू नो गोना गेट इनटू अ ट्रेडिशनल बिजनेस जो आपका है, उसके बारे में भी इनफैक्ट थोड़ा सा बताएं। तो हाउ डू यू मैनेज टू कन्विंस देम कि भाई मुझे एक जो है ना करियर में अपना एक्सेल करना है रादर देन जस्ट गोइंग इनटू अ फैमिली बिजनेस, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? अच्छा, उसमें भी यानी मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। लाइक वैसे तो मेरा फैमिली बिजनेस है, चल रहा है, काफ़ी अरसे से ही चल रहा है, 30-40 साल से चल रहा है। क्या है वो, थोड़ा सा बताएं उसमें। लाइक हमारा होलसेल क्लोथिंग का बिजनेस है, आदम क्लॉथ मार्केट में। अच्छा, कपड़े का, जी, ठीक है। कपड़े का। तो वो तो साथ चल रहा था। मेरे भाई, 3 भाई हैं बड़े माशाल्लाह। वो मेरे फादर के साथ बैठते थे उधर, ठीक है। ठीक है। तो वो यानी विद विद और विदाउट माय इंटरफेरेंस वो बिजनेस वैसे का वैसे ही था। सही। उसमें शायद मैं जाके थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर पाता, लेकिन उस तरह की वैल्यू एडिशन मैं नहीं कर पाता जिस तरह मैं समझता हूँ कि शायद मैं अब कर सकता हूँ। ठीक उस है। क्योंकि उस टाइम मेरे पास था सिर्फ बुकिश नॉलेज। ओके। मैंने बैचलर, अब मास्टर्स, अभी मेरी जो प्रोजेक्ट वर्क होता है थीसिस, वो मेरा भी रहता था। मुझे एक बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर हुई, तो मैंने उस पे कहा सेट कि ओके व्हाई नॉट। मैंने वहाँ पे फिर अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की। दैट वाज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये 2014 की बात है, जब शायद डिजिटल का भी क्या नहीं पता था कि भाई फेसबुक पे एड्स वगैरह और गूगल पे एड्स वगैरह चलाने कैसे हैं या होते भी हैं। अच्छा, आपने जो पहला अपना, जस्ट मूविंग ऑन टू द करियर साइड, जो आपने पहली अपनी लाइफ की जॉब की वो भी आपकी डिजिटल वो मार्केटिंग भी में ही डिजिटल थी। मार्केटिंग की थी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पहले बता दें कि ये होता क्या है, किस बला का नाम है, कैसे ये हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस को हेल्प कर सकती है, ताकि फिर हम इसमें मजीद आगे डिटेल में बात अच्छा, करें। डिजिटल मार्केटिंग में देर आर मल्टीपल फील्ड्स, ठीक है, लेकिन डिजिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है कि अब जिस तरह पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, एटीएल बीटीएल, के भाई आपने टीवी पे ऐड लगाना है, बिल बोर्ड लगाना है, रेडियो बहुत ज़्यादा चलता था।
ठीक है कि जी आपने ऐड लगा लिया और मैस ऑडियंस तक आपका मैसेज कन्वे हुआ, उन्होंने आपके ब्रांड के साथ एंगेज किया। जिस तरह वॉल्स का ऐड है फॉर एग्जांपल, जी। अब वो जाके वॉल्स का उन्होंने ऐड देख लिया, अब वो जाके वॉल्स की आइसक्रीम खरीदेंगे। ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है। यहाँ पे आपको एक प्रॉक्सी सेट करती हैं कंपनीज के, भाई मुझे फॉर एग्जांपल इतने ऑडियंस तक मेरा ऐड पहुंचेगा। इट्स जस्ट द प्रॉक्सी, उनके पास रियल नंबर कभी भी नहीं आ सकता। ओके। वो इतने इतना मेरा स्पेंड, वो स्पेंड उनका रियल होता है, ठीक है। लेकिन उनके पास बाकी प्रॉक्सीज आते हैं कि मेरा स्पेंड और हमारा जो रीच है वो ऑलमोस्ट इतने लोगों तक पहुंचेगी, और इतने लोगों ने हमारा ऐड देख के हमारा प्रोडक्ट बाय किया। कुछ ने पहले दिन किया, कुछ ने 3 दिन बाद किया, कुछ ने 5 दिन बाद किया। वो डिफरेंशियल से ठीक है। उसका अंदाज़ा लगाते हैं सेल्स का और वॉल्यूम का एंड एवरीथिंग। डिजिटल कहाँ पे आपको हेल्पफुल होता है? डिजिटल में आपके पास कंट्रोल है। अब ऐड आपका अगर आपने टीवी पे लगाना, आपका 4-5 मिलियन मिनिमम लग जाता है जी। किसी हल्के चैनल पे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, टीवी कमर्शियल बनाना, उसको फिर उसके स्लॉट्स खरीदना एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर हम डिजिटल पे जाएं तो डिजिटल में तो हम ये कहते हैं कि यार आपके पास 5 मिलियन के आपके पास 5000 भी है, आप 5000 के बजट से स्टार्ट कर लो। सही। आपके पास एक टीवी कमर्शियल बनाने का बजट नहीं है, आप एक हल्की सी कमर्शियल बना लो यार। इतने वीडियोग्राफर्स हैं, 5000 से वीडियो बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। 5000 की वीडियो बना के आप 5000 उस पर स्पेंडिंग लगा लो, तो ठीक आपके है। पास ऑफ कोर्स आपकी रीच 5 मिलियन जितनी नहीं होगी, लेकिन आपको 5 मिलियन जितनी चाहिए भी नहीं। आपको तो रीच ही, आपका एक छोटा सा गली मोहल्ले का ब्रांड है। हम्म। ठीक है, आपने एक मिठाई की दुकान खोली, अब आपको मैस लेवल की क्या ज़रूरत है? अब आपने अपने एरिया में एक ऐड चलाया, आपको उसका टर्नओवर मिल गया, लोगों लोगों के पास आपका ऐड पहुंचा, वो आपकी शॉप पे आके उन्होंने मिठाई खरीद ली, आपका काम हो गया। अच्छा, बिफोर वी गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग, आपने बोला 2000 कब स्टार्ट किया आपने? 2014। 2014 स्टार्ट किया। कैन यू प्लीज स्पेसिफाई और कैन यू टेल अस कि जब ये ट्रांजिशन हो रही थी बिटवीन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसके अंदर रिक्शे के पीछे लिखा हुआ है, आई स्टिल रिमेंबर द ईरा, कि जहाँ अखबार के ऊपर इतना बड़ा सारा टोयोटा का ऐड आया करता था, फिर ये वॉल्स की आपने बात की, इनके ऐड आया करते थे। ठीक है, वो एक शहर की हद तक होते थे। फिर कुछ न्यूज़ पेपर ऐसे भी थे कि जो कि पूरे सिर्फ नेशनल लेवल पे जाते थे, बट उसकी एक लिमिटेड रीच थी। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी और ये हमारे ब्लड में थी, अब किसी को गाड़ी लेनी है, द वेरी फर्स्ट थिंग समबडी विल डू इज़ कि संडे का अखबार ख़रीदेगा और उसके वो क्लासिफाइड पेज को ओपन करके बैठ जाएगा। अब वो एक माइंडसेट बना हुआ था, ठीक है, सालों साल से वो चलता हुआ आ रहा था। उस माइंडसेट को जब एक डिजिटल वर्ल्ड ने इम्पोज करने की कोशिश की, देखिए ट्रांजिशन कभी भी किसी चीज़ की आसान तो नहीं होती, तो आपने उस वक्त में जब ये हो रही थी उस टाइम को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि व्हाट वाज द मेजर डिफिकल्टीज दीज डिजिटल मार्केटियर हैड फेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? असल में उस टाइम डिफ़िकल्टी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक चीज़ कंफर्म थी। असल में डिजिटल ने ट्रेडिशनल को किया क्या? डिजिटल ने लोगों को एक चीज़ दी जिसकी वजह से डिजिटल इतना फ्लरिश किया, एंड दैट वाज कन्वीनियंस। आपने क्लासिफाइड एड्स की बात की, आपने जंग का अखबार खोलना, आपको कोई 2000 ऐड मिल जाने हैं जी। उसमें। अब वहाँ पे उन्होंने सेक्शन बनाया था, जी होंडा कार्स के एड्स हैं, टोयोटा कार के एड्स हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी आपको फॉर एग्जांपल आपने होंडा सिटी देखनी है तो आपको बीच में एड्स निकालने पड़ते हैं। 50 ऐडों में जाना ठीक है, पड़ेगा। आपने OLX पे जाना है, आपने लिखना है होंडा सिटी, आपको सिर्फ होंडा सिटी के फ़िल्टर होके एड्स मिलते हैं। आपने कहना है कि मुझे किलोमीटर की बेस पे चाहिए, आपके सामने पिक्चर्स भी आ गई, क्या हुआ? आपको कन्वीनियंस मिल गई। आपको अखबार खरीदने नहीं जाना पड़ा, आपने मोबाइल पे ही वेबसाइट खोली, आपको वहाँ पे आपके मर्ज़ी के एड्स शो हो गए। डिजिटल ने आपको कन्वीनियंस दी। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दी एक ऐड की कि 5 मिलियन हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, 10,000 हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। एग्रीड। ज़्यादातर लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जी। ये कन्वीनियंस थी लोगों को कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी स्पेंडिंग और अपनी रीच कंट्रोल करें। ठीक ठीक है? है। तो ये कन्वीनियंस की वजह से डिजिटल को इतना ज़्यादा लोगों में पेनिट्रेट होने में टाइम नहीं लगा। हाँ, सही। शुरू में 2014 में पाकिस्तान में डिजिटल का कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ ब्रांड्स आ रहे थे। इवन के जब मैंने जॉब शुरू की थी उससे 1 महीना पहले मेरी कंपनी में गूगल की टीम आके ट्रेनिंग दे के गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग कोई सिखा भी नहीं रहा था। सही किसी को सही। पता ही नहीं था डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। होती क्या है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। गूगल की सिंगापुर से टीम आई थी ट्रेन करने कि आपने कैसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। आई सी। और 2014 में ये अब तो बहुत बड़े-बड़े डिजिटल मार्केटर्स बनते हैं कि हम इतना स्पेंड करें। मैं 2014 में 1 महीने का $1,00,000 स्पेंड कर रहा था। ना करो यार, सीरियसली?
बिल्कुल। तो उस अच्छा। टाइम यानी मेरा एक्सपोज़र ही $1,00,000 से शुरू हुआ था। और ये और मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट था, लोकल क्लाइंट था? मेरे सारे क्लाइंट्स यूएस बेस्ड थे। यूएस बेस्ड थे। तो मैंने अपने लाइफ टाइम में एक अकाउंट पे मैंने $1 मिलियन भी लगाया हुआ है। सीरियसली $1 मिलियन ऑन $1 जस्ट मिलियन सिंगल ऑन अ अकाउंट? सिंगल अकाउंट। और क्या निश थी उनकी? उनकी डिफरेंट नीश थी, लाइक टेलीकॉम की नीश थी, अच्छा, एक ठीक है। क्लोथिंग नीश का ब्रांड था, उस पे मैं $4 लाख महीने का लगा रहा था। और वो क्या क्लोथिंग बात है! ऐसे नहीं कि लाइक मैं गया जाके कपड़े खरीद लिए, नहीं। वो भी बहुत यूनिक किस्म की नीश थी जिसका पाकिस्तान में अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, विल कम टू दैट लेटर। अच्छा, पहली जब आपने जॉब स्टार्ट की, आपको एक ऑफ़र आई, आपने वो एक्सेप्ट की, एज़ यू राइटली सेड कि उस वक़्त डिजिटल मार्केटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो क्या आपके ऐसा माइंड में चल रहा था कि यार एक ऐसी डोमेन के अंदर एंटर होने जा रहे हो जिसका कोई अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं है या कुछ है ही नहीं, तो हम पाकिस्तानी इतने विज़नरी तो है नहीं कि हम 10 साल आने वाले उसको सोच सकें। तो क्या आपके माइंड में उस वक़्त चल रहा था सिर्फ़ ये कि यार एक जॉब मिल रही है, लेट्स हैव इट, या कोई पीछे थॉट प्रोसेस अच्छा, था? देयर वर टू थिंग्स। विजनरी हर कोई नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट मुझे इतना विजन था कि अगर मैंने इस फील्ड में 5 साल लगा लिए ना, जी, तो शायद मुझे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा इस फील्ड में। और वेरी गुड। पकड़ना लाइक कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली बात है बिल्कुल, कि पाकिस्तान में ये 5 साल में ये चीज़ डेफिनेटली आनी ही आनी है, सही। नज़र आ रहा था। हुँ, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट था। सेकेंडली अगेन अ फनी थिंग कि मेरी फैमिली से मुझे जॉब का कोई प्रेशर नहीं था। अच्छा, तो मैंने जब पहली जॉब शुरू की थी, मैंने इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे शुरू की थी कि यार कोई नहीं, 3-4 महीने जॉब करेंगे और फिर छोड़ के अपने काम पे चले जाएंगे। सही, लेकिन वो 4 महीने 6 महीने करते करते नाउ आई एम लाइक आफ्टर 8 years स्टिल इन द सेम फील्ड, सही। फार पोल्ड अपार्ट फ्रॉम माय ट्रेडिशनल बिजनेस। तो कभी बीच में बोला नहीं घर वालों ने कि यार अब तो चलो कुछ सीख सिखा लिए, अब आ जाओ कुछ हमें भी हेल्प आउट करो? उन्होंने बोलना क्या है, बल्कि उन्होंने तो अब कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि आप क्यों नहीं आए, बल्कि हमेशा मुझे इनकरेज किया कि यू आर डूइंग वेरी गुड। दैट्स अ वेरी गुड और थिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइक आई एम लाइक सैलरी भी अगर मैं अपनी देखूं तो मैं एक एवरेज पाकिस्तानी से बहुत अच्छी सैलरी ले रहा था, माशाल्लाह, विड्रॉ कर रहा था। माशाल्लाह। तो कभी घर वालों को उस साइड से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई, बल्कि मेरी फैमिली में मुझे सारे साफ साफ कह के पुकारते हैं, क्योंकि मैंने एक वो यू कैन से मेरी फैमिली में और भी लोग हैं जो जॉब करते हैं, जॉब तो नहीं, जॉब वाला मैं अकेला ही हूँ पूरी फैमिली में, लेकिन जो ऑफिस बेस्ड एनवायरनमेंट में रहते आई हैं। सी। लेकिन मुझे साहब का टैग दे दिया कि मैंने अपने ज़ीरो से शुरू करके अब यहाँ पे तक पहुँचा हाँ, हूँ। मेरा पप्पू बच्चा सूटेड वूटेड होके एक एनवायरनमेंट में हुँ, लैपटॉप का बैग पकड़ना जाना। ऑन द अदर हैंड बिजनेस में थोड़ा ज़रा कैजुअल एनवायरनमेंट यस। होता है कि आप अपने स्टाइल से जब उठे जब मर्जी चले गए। जॉब में थोड़ा डिसिप्लिन होता है। अच्छा, इफ़ यू वुड लाइक टू नेम द फर्स्ट कंपनी जहाँ पे आपकी जॉब हुई थी? फर्स्ट कंपनी उस टाइम उसका नाम था डीजीएस, नाउ आइबेक्स डिजिटल। माशाल्लाह, यानी कि स्टार्ट ही करियर का एकदम धमाकेदार। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पोजीशन थी माशाल्लाह जब मेरी आपने स्टार्ट जो किया? स्टार्ट हुई थी वो तो एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट थी, अच्छा, एंड देन आई गॉट प्रमोटेड एज एन सिस्टम मैनेजर इन आई थिंक 1.5 years। ठीक है। 2014 यू स्टार्टेड विद देम एंड 2015 या 16 के समवेयर 16 मिड के में। शुरू में आई थिंक आई गॉट माय फर्स्ट प्रमोशन। ठीक है। एंड व्हेन डिड यू लेफ्ट दैट जॉब? I left in the middle of 2017 and I moved to 2017 Systems Limited. सिस्टम लिमिटेड एंड एक और धमाका। Yes, and ठीक है। there I started as a marketing manager, digital marketing डिजिटल manager. मार्केटिंग मैनेजर इन सिस्टम्स लिमिटेड Yes. पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शायद वाहिद इकलौती अभी क्या इनकी वैल्यूएशन आई है रिसेंटली सिस्टम्स की? फोर्थ में लिस्ट हुए थे, हाँ, 2 years in a row, best under a billion अंडर company from बिलियन। Pakistan. इफ आई वुड से कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सेटअप्स में से आता है आईटी के या डिजिटल के, तो ये Yes. झूठ नहीं है, राइट? One of the biggest, I think, one of biggest का तो नहीं मुझे भी शायद confirm, but one of the biggest, top 2 में ही है टॉप 2 के अंदर ये सही हो गया, ठीक है। in Pakistan. आई कैन रिलेट द अदर नेम एज़ वेल। अच्छा, जब आप वहाँ पुरानी कंपनी से छोड़ के नई में आए, क्योंकि वो भी एक अच्छा सेटअप था, उसके बाद ये एक जायगेंटिक सेटअप में आप आए, तो व्हाट वाज़ द मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टफ, ये जो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काम करने के हवाले से, कल्चर किस तरह से आपको लगा डिफरेंट? कि ट्रांजिशन में बेसिक डिफरेंस ये था कि इन आईबैक्स वहाँ पे आई वाज पार्ट ऑफ द सिस्टम जो कि ऑलरेडी चल रहा था, लाइक उनका डिपार्टमेंट एक स्टेब्लिश था, मैं एक उनका न्यू मेंबर था। लेकिन जब मैं सिस्टम में गया तो वहाँ पे उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट शुरू कर रहे थे, तो मैं वहाँ का एक न्यू मेंबर था और वहाँ पे सब कुछ मेरे सामने, कुछ बिल्ड हो रहा था, कुछ हो चुका था, कुछ होना था और बहुत ज़्यादा कुछ अभी होना था।
तो जब आपने जब कुछ नया क्रिएट करना है तो वहाँ पे आपकी जो लर्निंग है वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू आप एक एस्टेब्लिश सिस्टम का पार्ट बने। तो वहाँ की लर्निंग और पुरानी कंपनी की लर्निंग ऑल बहुत डिफरेंट थी, लेकिन दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी थी। लाइक जो मैंने आईबेक्स में सीखा वो शायद मैं न्यू सिस्टम में ना सीख पाता, और जो मैंने सिस्टम में सीखा वो शायद मैं आईबेक्स में ना सीख पाता, क्योंकि वहाँ पे कभी हमें उस तरह की चीज़ें सीखने को मिल नहीं सकती थी। वहाँ पे हमें अकाउंट्स मिलते रहने थे और हमने उनको मैनेज करते रहना था। बिल्कुल ऐसे ही है। डेफिनेटली जैसे-जैसे आप बड़ी पोज़ीशंस पे जाते हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़ी मिलना शुरू हो जाती हैं। आप बड़े मेगा लेवल की जो चीज़ों को देख रहे होते हैं, आपका कैनवस बड़ा हो जाता है जी, बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा, मूविंग टू द अनदर पार्ट जहाँ पे आपने सिस्टम्स को डिसाइड किया छोड़ने का। अच्छा, लास्ट पोज़ीशन जब आपने छोड़ी तो इट वाज़ सीनियर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। यस। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? अच्छा, जब मैंने जॉब छोड़ी उस टाइम मैं अमेज़न की फ़ील्ड से, जो ये 2018-19 में एक हवा बनी थी जी, जी। अमेज़न की, तो मैं उस टाइम ही इससे एसोसिएट हो गया था। कहाँ से पता चला अमेज़न के बारे में? मुझे मेरे एक दोस्त ने, मेरी पुरानी कंपनी आईबेक्स के फ्रेंड ने बताया ऐसे ही सनी अली के बारे में कि अच्छा उनका स कोई ग्रुप है और वो जी बहुत हाई फाई ग्रुप है। ऑल्दो वो खुद भी उसका मेंबर नहीं था। अच्छा, वो खुद भी उसका मेंबर नहीं था, उसने भी कहीं से सुना था, उसने वो सुनी सुनाई बात मुझे बता दी। ठीक है। मैंने भी सुनी सुनाई बात को देख के मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लेकिन कोई खास फॉलो नहीं किया। ओके। तो उस एंड दिस वाज़ इन द ईयर ऑफ 2019 का बिल्कुल बिगनिंग, लाइक जैन 2019। फेब 2019। ठीक है। तो उस टाइम मुझे अमेज़न का थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हुआ। 2019 के मार्च में मैंने यूएस विज़िट किया। ओके। वहाँ पे मुझे जाके पता चला जी कि अच्छा ये काम हो रहा है। अमेज़न इज़ अ बिग थिंग। अमेज़न इज़ अ बिग थिंग, हर कोई अमेज़न अमेज़न कर रहा है। फिर मैंने जाके जब मैं वापस आया तो मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको सीरियस लेना शुरू किया। फिर मैंने इसका ग्रुप जॉइन किया और फिर मैंने जुलाई में इनका बूट कैंप जॉइन कर लिया, जो उनका ठीक है, नेक्स्ट बैच आ रहा था ठीक है। एक्सट्रीम कॉमर्स का। हुँ। आई थिंक सो हम दोनों सेम ही बैच के हैं। तो अगस्त में स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल, तो वो जुलाई में शुरू किया, अगस्त में शुरू हो यानी एनरोलमेंट दी और अगस्त में शुरू हो गया। आई ठीक थिंक है। जुलाई में उनका वो सेमिनार हुआ था जी, एक जी, लाहौर में। लाहौर में बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ से फिर मैंने एक अपनी जर्नी शुरू की। उसके बाद तब मेरा सर्विसेज की तरफ फ़ोकस नहीं था। तब मेरा था कि जी एसेट बिल्डिंग और अपना पीएल करेंगे अपना। अपना पीएल करेंगे और अपना खाएँगे, अपना कमाएँगे। और आपने मज़ा लिया भी पीएल का? एंड हाउ बिल्कुल। वाज़ दैट एक्सपीरियंस? शुरू में बहुत अच्छा नहीं रहा। ठीक है। ठीक है। जो उम्मीदें थी, ज़ाहिर बात है हर एक का अपना, मैं ये नहीं हाँ, कहूँगा कि बिज़नेस बुरा है, लेकिन किसी का अच्छा रह जाता है एक्सपीरियंस, किसी का उस तरह नहीं रहता। बिल्कुल। लाइक मेरा बहुत बुरा नहीं रहा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं रहा। ठीक हो गया एंड दैट पहला वाज़ योर एक्सपीरियंस। फर्स्ट प्राइवेट यस, लेबल दैट प्रोडक्ट। वाज़ माय फर्स्ट प्राइवेट लेबल एक्सपीरियंस ऑन माय ओन। अच्छा, इट वाज़ नॉट अंडर ईसी अम्ब्रेला, इट वाज़ एट योर It ओन। was on my own with another my partner who was in US। ठीक है। तो उसके साथ मैंने किया था एक प्राइवेट वेंचर। हुँ। और हमें अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं रहा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने जो है पैरेलल इस डोमेन को भी लेके साथ चलना शुरू कर दिया? जी, वो अच्छा उसका ये पूरी जर्नी में आपको पता है कि एक प्राइवेट लेवल की जर्नी में 1 साल तो पता भी नहीं जी, चलता। ऐसे ही है, तो उस बिल्कुल। 1 साल में मैंने इतनी लर्निंग कर ली कि मैंने फिर वेरी स्मॉल स्केल लेवल पे अपनी सर्विसेज ऑफ़र करना शुरू की, क्योंकि मेरी एक स्टेबल जॉब चल रही थी जी। और मेरे पास इतना टाइम होता भी नहीं था कि मैं फ्रीलांसिंग वगैरह या इस तरह फुल फ्लैश सर्विसेज ऑफ़र कर सकूं। तो मैंने जब घर पे वापस आके जॉब से मैंने 1-2 घंटा जब लर्निंग करनी होती थी, लर्निंग के साथ मैंने छोटी-मोटी फ्रीलांसिंग कर ली कि चलो जितने मैंने वो फ़ी और इस तरह के जो बाकी एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे वो मैं पूरे कर लूँ। एंड आई स्टिल रिमेंबर आप हमारे बैच के यू आर द फर्स्ट वन जिसकी ईसी से प्रोडक्ट अप्रूव हुई थी, राइट? और वो प्रोडक्ट फिर आपने छोड़ दी थी, जी। इफ आई रिमेंबर इट राइटली। तो उसके बाद फिर आपने अपनी फ्रीलांसिंग ऑफर करना शुरू कर दी, फ्रीलांसिंग सर्विसेज जी। देना शुरू कर दी। तो वहाँ से ये वो प्रोडक्ट हंटिंग की ही सर्विसेज मैंने ऑफ़र करना शुरू की आई थी सी। और वहाँ पे भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा था। ठीक है। लाइक मैंने काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स अप्रूव करवा के दी क्लाइंट्स को, जो बाद में लॉन्च भी हुई। जी। और लाइक मेरा उनसे काफ़ी अरसे तक कॉन्ट्रैक्ट रहा। लाइक मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट खाली हंटिंग का था, ओके। लेकिन मैंने सोर्सिंग और लॉन्चिंग वगैरह कर चुका था, तो मैं उन पे भी उनको गाइडेंस वगैरह जितना मेरा नॉलेज था लिमिटेड मैं उनको दे देता था। ठीक है। तो उसके बाद फिर आई थिंक कोरोना के दिनों में मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसको भी एक एज़ अ सर्विस
ऑफर किया जा सकता है। ठीक है। एंड देन हम दोनों आपस में फिर मिले और फिर एक छोटी सी फ्रीलांसिंग वेंचर से अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने एक और एजेंसी मुझे शुरू अभी की। भी याद है कि हम लोग तकरीबन कोई 3-4 महीने तक मुसलसल सॉर्ट ऑफ डेटिंग करते रहे हम लोग। ठीक है, हम लोग किसी भी कैफ़े वो में मिलते कोविड थे। के दिन थे, हम कहीं इंडोर हाँ, बैठ नहीं सकते थे, बिल्कुल। तो बाहर कुछ हाँ। चाय और कॉफी स्पॉट्स पे मिलते मैं थे। इसको डेटिंग का इस वजह से बोल रहा हूँ कि जी हमारा जी, वही सीन था कि किस्म के ना आजा यार हम आज मिलते हैं, सेटिंग की और मिल लिए। ठीक है, बिल्कुल वो बिल्कुल वो ऐसे ही जाता था ऐसे ही होता जैसे था, वो कवाली लगी हुई है, साथ कवाली सुन ली और हाँ, तो और आई हमारा स्टिल आने का रिमेम्बर। स्टाइल भी यही था, बच्ची को मिलने जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने काफ़ी अच्छा, इसमें जो मुझे चीज़ अच्छी लगी ना वो ये था कि हमने ऐसे नहीं कि फौरन से डिसीजन ले लिया। इट टुक अस ऑलमोस्ट 4 मंथ्स एंड हमने देन पहले आई थिंक 2 प्रोजेक्ट्स पे मैंने आपको टेस्ट प्रोजेक्ट रन दिए थे, किया था। बिल्कुल कुछ 2 प्रोजेक्ट टेस्ट रन दिए थे फिर एंड यू प्रूव्ड एज़ अ गुड रिसोर्स। तो उसके बाद फिर आई ऑफर्ड यू कि लेट्स जॉइन लेट्स हैंड्स पार्टनर। टुगेदर। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह देन वी मूव ऑन। और क्या है आपकी कंपनी इस वक़्त जिसमें आप मेरे पार्टनर हैं? ई कॉमर्स प्लानर्स हमारा अच्छा, ब्रांड नेम है। क्या है जी ई कॉमर्स प्लानर? इसके बारे में भी ई थोड़ा बता कॉमर्स दें। प्लानर यानी स्टार्ट तो हमने अमेजोन से किया था, बट इट इज़ नाउ अ फुल स्टैक ई कॉमर्स एजेंसी प्रोवाइडिंग ऑल द रेंज ऑफ ई कॉमर्स सर्विसेज दैट इंक्लूड्स अमेजोन प्राइवेट लेबल, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं 8 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, तो आप 8 साल से कर रहे थे, मैं 12 साल से बेच रहा था। बिल्कुल। ठीक है, तो तो ये दोनों का हमने अच्छा एक मिक्सचर बनाया और उसको हमने मार्केट किया, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्लाइंट्स को हमने ऑफ़र किया है और सक्सेस रेट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। लाइक हमने बाकी जो शॉपिफाई और डिजिटल मार्केटिंग और अमेज़न और जहाँ पे भी हमने जिस डोमेन को भी हमने बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली शुरू किया, बट जिस डोमेन में भी हम एक किस्म का कह लें कि एंटर हो रहे हैं, फुल प्रिपरेशन फुल होमवर्क के साथ जा रहे हैं। नॉट लाइक कि यार चलो ये चीज़ आ गई, स्टार्ट कर लो, बाद में इसको इम्प्रूव कर लेंगे, नहीं। अच्छा हमजा, डू यू रियली बिलीव कि ये जो आपने भी बात की लास्ट, कि हम प्रिपेयर करके पूरा होमवर्क करके देन वी गेट इनटू स्टफ, क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे, क्योंकि मेरा भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, आपका भी है, तो ये हमें हेल्प कर रहा है या इसके पीछे कोई और रीज़न है? असल में इसमें आई थिंक 2 चीज़ें हेल्प कर रही हैं। एक तो ये चीज़ हेल्प कर रही है कि कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, डेफ़िनेटली हमें पता है कि अगर हम प्रिपरेशन से नहीं जाएँगे, तो हमारा ये वेंचर उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। हम शुरू में 1 क्लाइंट पकड़ लेंगे, 2 पकड़ लेंगे, लेकिन होमवर्क नहीं होगा तो हम अपने जो एग्ज़िस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको भी लूज़ कर बैठेंगे। एंड सेकंडली हमारे सामने इस टाइम जितनी फेलियर की आप कह लें कि एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं मार्केट से, जी, वी आर वेरी वेल कनेक्टेड इन द मार्केट। आप भी हैं, मैं भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही तो है। हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन लोग फेल हो रहे हैं और क्या उनके रीज़न्स हैं फेलियर के। जी। तो अगर हम दूसरों के फेलियर से सीखेंगे, बजाय इसके कि खुद फेल करवा के सीखें, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर टेक्नीक है, बजाय इसके कि खुद फेल कर लें और फिर बताएँ कि जी ये देखिए हम इसलिए फेल हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। वो कहते हैं ना, या तो किसी सीखे हुए से सीख लो या मार खा के सीख लो। तो बिल्कुल। जब हमारे पास ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्पेंट वेरी गुड टाइम इन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए हम खुद तो मुस्तफीद हो ही रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर आल्सो ट्राइंग टू एजुकेट और यस, यूथ के भाई इस तरह से आप फुटस्टेप को फॉलो करो और काम चला लो अपना और डेफ़िनेटली। फेलियर से बच जाओ। अच्छा, थोड़ा-सा मैं भी क्योंकि ये हमारी जर्नी कंप्लीट होगी, एजेंसी के बारे में इंशाल्लाह विल हैव अनदर सिटिंग जिसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा जो आपकी कोर एक्सपर्टीज़ है व्हिच इज़ डिजिटल मार्केटिंग, आई वुड लाइक टू डिग आउट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, कि आपने जिस तरह कहा कि ट्रेडिशनल मार्केट को टेक ओवर किया सॉर्ट ऑफ। आज भी चल रही है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बट स्टिल आज जो थोड़े डिजिटल बिजनेस हैं या जहाँ पे लोग थोड़ा सा विजनरी होकर सोच रहे हैं, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन डिजिटल स्टफ रादर देन जस्ट ट्रेडिशनल वन, क्योंकि वो आपकी एज यू राइटली सेड कि एक लिमिटेड ऑडियंस तक रीच है एंड एट द सेम टाइम इट्स डैम एक्सपेंसिव। हुँ। इफ़ यू आर स्पेंडिंग 1 million रुपीज़ ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सेम 1 million से आप आई थिंक सो यू कैन टारगेट द होल कंट्री, नॉट ओनली कंट्री, इन फैक्ट यू कैन रीच इंटरनेशनली। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसमें ये थोड़ा सा अब हम टेक्निकल साइड पे चलते हैं बिफोर वी सम अप दिस पॉडकास्ट। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर इंगेजमेंट, इन ऑर्डर टू हैव बेटर रिजल्ट्स? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 बाइफरकेशन है, 2 क्लासिफिकेशन आ जाती ठीक हैं, है, 2 सब डोमेन्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की। एक आ जाती है ऑर्गेनिक साइड, एक आ जाती है पेड साइड। गॉट पेड इट। साइड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑर्गेनिक साइड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग।
मेरी जो 8 साल की स्पेशलाइजेशन रही है वो रही है टुवर्ड्स द पेड पार्ट। ओके। ठीक है, पेड पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ये किया है, मैं अपनी फील्ड को बड़ा करके बताऊँगा, नहीं। मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी बताऊँगा, ऑर्गेनिक साइड का और पेड साइड का। पेड साइड पे जब एक ऑर्गेनिक साइड इज एसईओ, ठीक है, कि आपने अपनी वेबसाइट फॉर एग्जांपल शुरू की और आपने ओवर टाइम लाइक 6 मंथ्स 8 मंथ्स 1 ईयर आपने उस पर एसईओ की, एंड देन योर वेबसाइट इज रैंक्ड ऑन द गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज, एसईआर पेज। SEO is सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बिल्कुल। एंड देन सेकंड इज एसईएम और पीपीसी, जिसे हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, जी। ठीक है, या पेपर क्लिक। वहाँ पे अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपने एक नई वेबसाइट शुरू की, आप एसईओ करके आप उसकी ओवरनाइट रैंक नहीं हो सकते। इट टेक्स 7 to 8 months और 10 months और ईयर ठीक कि है। आपकी नीश कितनी कंपेटिटिव है, आपको रैंक होने में लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये चीज़ भी क्लियर करना ज़रूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर नॉट टेक्निकल दे थिंक कि जी आपने एसईओ की सर्विसेज ली एंड बूम टुमारो यू विल बी रैंक्ड ऑन पेज 1। तो ये थोड़ा सा इसको ज़रा ना एक टाइम फ्रेम में भी ज़रा बता दीजिए कि 3 से 4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अच्छा, एसईओ इज़ अ वेरी स्लो टाइम टेकिंग एंड लाइक ग्रेजुअल प्रोसेस। उसमें ये नहीं है कि आपको कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिल सकती। ठीक है। लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, इट वाज अ वेरी कंपेटिटिव निश, वहाँ पे हमें 2.5 साल लगे, अच्छा। 2.5 ईयर में, लेकिन हमें जो रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए वो इतने अच्छे थे कि उसने हमारी जो पीपीसी स्पेंडिंग थी वो $20,000 से $10,000 तक रिड्यूस हो गई। ठीक है। ठीक है, और आपको भी पता है कि एसईओ की जो कॉस्ट है वो मोस्टली रिसोर्स कॉस्ट ही होती है, उसकी एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉस्ट है नहीं। जी बिल्कुल। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत कॉस्ट होते हैं, लेकिन मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा। जी। तो इसलिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए होती है किसी भी बिजनेस ओनर को। अगर उसे एसईओ का नॉलेज थोड़ा बहुत भी है तो ही नोज के उसे एटलीस्ट अच्छा टाइम 6-8 मंथ देने हैं इन ऑर्डर टू सी सम रिजल्ट्स इन द लेटर स्टेज। ठीक ठीक है, है। लेकिन इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल मॉडल अगर आपको किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके चलना है। हाँ, अगर आपने शॉर्ट टर्म करना है तो फिर आपके लिए एसईओ नहीं है। और इज इट अ मस्ट थिंग टू डू इन अ डिजिटल स्टफ? अगेन, इफ योर एम इज फॉर द लॉन्ग टर्म देन इट इज़ अ 100% मस्ट थिंग कि आपने एसईओ करनी ही करनी है। और अगर आपका बस ये एम है कि यार कि आपने 6 महीने बिजनेस चलाना है, उसमें से 2-4 पैसे निकालने और फिर बंद कर देना, देन एसईओ इज नॉट फॉर यू। Okay, in your opinion, SEO is more legit than a paid one, right? क्योंकि नो, बोथ आर लेजिट, बोथ आर लेजिट, नहीं, बोथ legit हैव in a देयर। terms के आपको इसके अंदर ठीक है रिजल्ट देर में मिलते हैं, बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं इसके। देखिए, लॉन्ग टर्म दोनों के ही हैं, पीपीसी अच्छा। के भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं। पीपीसी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने नई वेबसाइट शुरू की, अब आपको शुरू में कुछ बिजनेस एक्टिविटी तो चाहिए, ये तो जी नहीं कि आप 6-8 महीने हाथ धर के बैठे रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तब आप क्या करते हैं कि आप चलाते हैं पीपीसी एड्स और पेड डिजिटल एड्स। ठीक है, आप अपने फेसबुक पे हज़ारों एड्स आपके सामने शो होते हैं, आप गूगल पे कुछ लिखते हैं, आप गूगल पे फॉर एग्जांपल आप लिखें जी के कार प्राइसेस इन पाकिस्तान, जी तो आपको एक पर्टिकुलर कंपनी के एड्स बहुत ज़्यादा शो होते हैं, OLX के बहुत शो होते हैं, पाक बिल्कुल। व्हील्स के आ जाते हैं, ज़मीन के बहुत एड्स आते हैं। ज़मीन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडर्स इन पाकिस्तान इन टर्म्स अच्छा। ऑफ डिजिटल सही। पीपीसी में। तो रफली ये कितना स्पेंड कर रहे होगे? क्योंकि मैंने भी इनकी ऐड देखी आइडिया तो हर नहीं है जगह मुझे, पे, मतलब आई थिंक सब मिलियंस में तो होगा इनका स्पेंड। मिलियन से आई थिंक काफ़ी ऊपर है, लाइक मल्टी मिलियंस में है। अच्छा। तो दे आर स्पेंडिंग लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन देयर पेड डिजिटल मार्केटिंग, यानी जो उनकी बाकी मार्केटिंग चल रही है वो तो अलहदा है ही। जी जी। तो अब वो क्यों ज़रूरी है कि आपको ओवरनाइट अगर आपको बिजनेस एक्टिविटी चलानी है तो आपको अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए स्पेंडिंग करनी पड़ती है। अब अगेन जो मैंने शुरू में बताई थी कि अगर आप टीवी या किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होता है। यहाँ पे आपका बजट आपके कंट्रोल में है। अब कुछ जैसा मैंने एक फॉर एग्जांपल एक ज्वेलरी शॉप खोली है, ठीक ठीक है, है। ऑनलाइन मैंने एक ज्वेलरी का ई-कॉमर्स स्टोर बनाया शॉपिफाई पे। जी। अब मैंने उसकी मार्केटिंग करनी है, अब मेरा बजट ही पीछे 1 लाख है, तो मैं टीवी या रेडियो ब्रॉडकास्ट पे नहीं जा सकता या न्यूज़पेपर पे नहीं जा सकता। ट्रू। मुझे जाना है फेसबुक पे, मुझे जाना है इंस्टाग्राम पे, मुझे जाना है स्नैपचैट, टिकटॉक एंड गूगल एड्स पे, ठीक जितने है। भी ये पे डिजिटल टूल्स हैं। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा आता हूँ। ये जितने डिजिटल आजकल तो क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म हो गए हैं, आपको ये भी बड़ा डिफिकल्ट होता है सम टाइम टू डिवाइड योर बजट। पहले क्या था, हमारे पास गूगल ही था। गूगल के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास फिर फेसबुक ने पेनिट्रेशन अपनी डालना शुरू कर दी। फिर फेसबुक के बाद गूगल का टूल यूट्यूब जो है उसने काफ़ी बड़ा चंक लिया। फिर इंस्टा पे काफ़ी बड़ा चंक आया। तो अब इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, तो इनके ऊपर क्या लगता है एक नया बिजनेस आता है,
कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि देखिए एक नया बिज़नेस तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आप बिज़नेस अगर स्पेशली छोटे लेवल का है, तो वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपनी एडवर्टाइज़मेंट देखिए स्टार्ट करे। इस पे आ जाती है। अच्छा, अपनी फील्ड में ना हम इसे डिजिटल मीडिया प्लानिंग कहते हैं। ये प्लानिंग क्या होती है कि इसमें हम प्लान करते हैं नीश बेस्ड एनालिसिस पे कि फॉर एग्जांपल अब ज्वेलरी है। अब ज्वेलरी का हम एक एनालिसिस करेंगे कि इस फील्ड में कितने ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं, कौन कंपेटिटर किस मीडिया पे ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जो मीडिया वाले होंगे वो गूगल एड्स पे लगा रहे होंगे पैसे, और इसका जो स्पेंडिंग बजट होगा वो फेसबुक पे इतना ज़्यादा नहीं होगा कंपेयर टू इंस्टाग्राम एंड गूगल एड्स। तो फिर हम उस हिसाब से अपना बजट एडजस्ट करते हैं और प्लान करते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल मीडिया प्लानिंग। ठीक है। ये प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर्स ही करते हैं। जो नया अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस ओनर है वो कहता है मैंने खुद करना है, तो वो तो डेफिनेटली उसका टेस्ट एंड ट्रायल ही होगा कि वो डिफरेंट चैनल्स पे बजट लगा के देखेगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है मैंने 2,000 रुपया डेली का गूगल पे लगाना है, 2,000 डेली मैंने फेसबुक पे लगाना है। फिर ओवर टाइम उसको लर्निंग होगी कि अच्छा यहाँ पे मुझे इतना रिटर्न नहीं आ रहा, मैं आपको फेसबुक पे ज़्यादा लगा लेता हूँ, वहाँ से मुझे रिटर्न आ रहा है। हो सकता है वो दोनों को बंद करके कहे कि यार मुझे तो ज़्यादा रिटर्न आ ही सिर्फ इंस्टा से रहा है, मैं अभी सिर्फ अपना फोकस इंस्टा पे ही रखूँगा। अच्छा, कोई टूल्स ऐसे हैं जो देख के बता सकें? क्योंकि हर प्रोजेक्ट या हर प्रोडक्ट हर जगह पे तो नहीं चल सकती ना। तो क्या कोई टूल ऐसे हैं जो कि हमें ये बता सकें कि अच्छा ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ये शायद इंस्टा पे ज़्यादा बेहतर होगी या टिकटॉक पे होगी या इवन फेसबुक पे होगी? नहीं, इस तरह के ऐसे कोई टूल्स तो नहीं है कि जो बता सकें कि आप किस तरह प्लानिंग करते हैं। असल में ये बहुत बड़ी इटसेल्फ एक फ़ील्ड है। जी, तो अगर यही टूल्स ने ले ली तो फिर वो फ़ील्ड कहाँ पे जाएगी? बिल्कुल तो ऐसे अभी है। ये ज़्यादातर काम जो हैं वो डिजिटल मार्केटर्स खुद से ही कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो बजट जितना भी आप लगाते हैं ये बेसिकली आप अगर लेट्स से मैं आपको कहता हूँ जी मेरे एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप 100,000 रुपीज़ की जो है पर मंथ एडवर्टाइज़मेंट कर दें, तो आप फिर अकॉर्डिंग टू बजट आप सेलेक्ट करेंगे कि किस जी, मार्केट को आपने उसमें जाना है, फिर किस हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि आपकी अगर प्रेज़ेंस जो है, आपके केपीआईज़ के मुताबिक आपकी प्रेज़ेंस फॉर एग्ज़ाम्पल 30% जाएगी टुवर्ड्स यूट्यूब, ठीक है, 20% टुवर्ड्स गूगल एड्स, बाकी रेस्ट ऑफ द 50% इज़ गोइंग टुवर्ड्स फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक उसमें है। से भी इंस्टाग्राम पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हमें 30% रिटर्न फेसबुक पे मिल रहा है और 70% इंस्टाग्राम से मिल रहा है। और ये ओवर टाइम आप चेंज भी करते ये रहेंगे? ओवर टाइम एक्चुअली इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये डेली डेली तो नहीं बट ये हर टाइम चेंज होती रहती है। इट्स ऑन अ रोलिंग एवरेज मेथड। ठीक हो गया। अच्छा, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है जो कि डेफ़िनेटली हमारी जो मेरी कोर डोमेन है इस वक़्त अमेज़न उसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट करता है कि हमारे पास एक्सटर्नल ट्रैफ़िक को ये बहुत सारे वेज़ में हेल्प करता है। जिस तरह आजकल हम लोग अगर फ़ेसबुक की बात करें या इवन टू सम एक्सटेंट यूट्यूब है, टिकटॉक आजकल बड़ा चल रहा है। टिकटॉक के ऊपर जो इट्स अ न्यू प्लेटफ़ॉर्म इसके ऊपर भी काफ़ी बातें हो रही हैं जी मार्केटिंग हमें करनी चाहिए और ये यूएस में स्पेशली इसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं। जिसको हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी एक नया रूप कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो जितने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, जिनके नाम हैं, जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो लोग उनको भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसमें किस तरह से समझते हैं कि अमेज़न के बिज़नेस में ये हमें हेल्प कर सकता है एक अच्छा ट्रैफ़िक जनरेट करने में या एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट करने में? अमेज़न में आता है कि अमेज़न एट्रीब्यूशन, ठीक है? वो एट्रीब्यूशन लिंक आप यूज़ करते हुए आप किसी भी चैनल में दैट मे बी पिंटरेस्ट और इंस्टा और फेसबुक और गूगल, कहीं पे भी आप अपना ऐड चला सकते हैं। वहाँ की ट्रैफ़िक आप अपने स्टोर फ्रंट पे या प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे आप राउट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली कि आप अमेज़न आपको इसका एडिड एडवांटेज भी देता है, आपको बीएसआर में भी हेल्पफुल होता है ठीक कि है। जिससे आपको एक एक्स्ट्रा माइल भी मिलते हैं अमेज़न से और आपको एक एक्स्ट्रा सेल भी मिल जाती है। इसके अलावा एट्रिब्यूशन के अलावा हम इसको किस तरह से लिंक कर सकते हैं? इसके अलावा फिर हमारे पास यानी काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो शॉपिफ़ाई के रूट से आते हैं। ठीक है। वो शॉपिफ़ाई पे भी सेल कर रहे हैं और जिस तरह बड़े स्टोर ओनर्स हैं वो उनका शॉपिफ़ाई का स्टोर होना मस्ट है। ये हमने भी ट्राई किया था कुछ जी, प्रोडक्ट पे। तो वो क्या करते हैं कि वो शॉपिफ़ाई पे अपनी ट्रैफ़िक लेके जाते हैं। अगर किसी वेंडर को, किसी बायर को शॉपिफ़ाई पे नहीं परचेज़ करना, तो उसके नीचे ही अमेज़न का बिलिंग दिया होता है। ठीक है। वो लोग अगर वहाँ से शॉपिफ़ाई पे नहीं परचेज़ करना चाह रहे, तो अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं। लाइक दे हैव बोथ द ऑप्शंस। ठीक हो गया। अच्छा हमज़ा लास्ट में क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया हमारा ये पॉडकास्ट तो इसको सम अप करते हैं। आप हमारे जो यूथ है उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे? एक जो बड़ी कॉमन चीज़ जो मुझे बहुत पर्सनली तौर पे तंग करती है वो ये है कि बच्चा यहाँ पे फड़फड़ा रहा है
किस लिए? कहीं से डॉलरों की बारिश हो जाए। और बच्चे का जब आप करियर देखते हो 6 महीने, 8 महीने, साल, कहीं 6 महीने से ज़्यादा टिकता ही नहीं है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने 14 साल जॉब की है, सिर्फ 3 कंपनीज़ मैंने स्विच की हैं। आपने माशाल्लाह 8 साढ़े 8 साल जॉब की, सिर्फ 2 कंपनीज़ में जॉब की है। तो ये वाला पेशेंस कैसे आएगा हमारे बच्चों में? देखिए, इसके लिए जो मेन चीज़ है ना, 2 चीज़ें आपको चाहिए। एक तो आपको करियर ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए। अगर आपने कहा है कि नहीं, आपने तो फ्रीलांसिंग ही करनी है, एटलीस्ट अपने आप को इतना काबिल तो बनाओ कि फ्रीलांसिंग कर सको। किसी बड़ी कंपनी के साथ अगर आप 3 साल लगा लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो आपके फ्रीलांसिंग के प्रॉस्पेक्ट्स एक फ्रेश न्यू कमर से बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आपको एक कॉर्पोरेट का टच मिल जाता है, आपको क्लाइंट से बात करनी आ जाती है, आपका एट स्टेक कम है क्योंकि आप कंपनी के क्लाइंट से बात कर रहे हैं। यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, आपको सुपरविजन मिल रही है अपने बॉस की, अपने मैनेजर्स की। तो आपको लर्निंग और आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको लूज़ करने को बहुत कम है। अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करें, आप पहले दिन से फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं। अब सबसे बड़ा इशू क्या है इस टाइम हमारी यूथ में कि लोग बच्चों को क्लाइंट से बात करनी नहीं आती। बिल्कुल। वो फॉल्स कमिटमेंट दे लेते हैं, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हाई कर देते हैं क्लाइंट्स की, और एंड पे डिलीवर नहीं कर पाते। वहाँ पे पाकिस्तान का नाम भी गंदा होता है, क्लाइंट भी भागता है, और वो क्लाइंट पाकिस्तान में कभी भी नहीं आना चाहता। तो हमारे हुआ पास ऐसा। भी ऐसे क्लाइंट्स आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमने पाकिस्तान से काम नहीं करवाना, बिल्कुल ऐसे ही। और इंडिया ये से करवा लेंगे, बांग्लादेश से करवा लेंगे, बट पाकिस्तान से नहीं। और अभी रिसेंटली आपने देखा भी है कि बहुत मैसिव लेवल पे ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हुई हैं जी, पाकिस्तान में। अब अमेज़न ने इतना अकाउंट बंद किए हैं। जी बिल्कुल कुछ तो ऐसे। हुआ है ना कि पाकिस्तान से अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। जी ऐसा ही है तो बिल्कुल। बस यही, ये पैसे की भूख खत्म करने की ज़रूरत है। पैसा हर एक को कमाना है, और हर कोई कमाना चाहता भी है, और बट ऑनेस्टली, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ऑनेस्टली ये जो ये फसली बटेरे हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनकी वजह से मेरा ख्याल में इनके पास पैसा भी नहीं आ रहा। ये वही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें। क्या बिल्कुल। करेंगे ये? मतलब अभी देखें, अगर आपको जेन्युइनली एक अपने करियर को परस्यू करना है तो आपको अपने अंदर पेशेंस लाना होगा। अगेन जो आपने अभी पहले बात मेंशन की थी कि लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए, शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं चाहिए। ट्रू। तो अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई जॉब करते हैं, एटलीस्ट थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म अप्रोच तो रखें। अपने अगले 5 साल का तो सोचें, अगले 5 दिन का ना सोचें। इवन एज ए फ्रीलांसर भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं करियर, तो भाई हर रोज नया क्लाइंट ढूंढने से बेहतर है ट्राई टू लर्न कि किस तरह से आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को अच्छा सर्व करें, सो दैट दे कैन गो विद यू इन अ लॉन्गर रन। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है, फॉर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ अमेज़न एंड डिजिटल मार्केटिंग के, जहाँ पे क्लाइंट कहता है कि आप मुझे अच्छा सर्व करो, मैं आपको 10 क्लाइंट्स दे दूँगा, या आपको मैं 10 क्लाइंट्स इतना काम दे दूँगा। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल। उन्हीं के एक क्लाइंट के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना ईज़ियर है कंपेयर टू कि आप 10 लोगों के साथ अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया हमजा। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025? Uh, with the current circumstances, it all depends on के अभी कैसा जा रहा है, बट विद एयरलिफ्ट एंड एवरीथिंग अभी तो मुझे आउटलुक बहुत बेहतर नहीं आ रही, बट जहाँ पे भी पाकिस्तान का नाम आता है, आई एम ऑलवेज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान विल ग्रो, एंड इट विल ग्रो इंशाल्लाह एट अ वेरी गुड स्केल कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। और जिस तरह इंडिया ने अपने आप को ग्रो किया है, एटलीस्ट इतना तो ग्रो करना चाहिए पाकिस्तान को इन द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स। बिल्कुल इंशाल्लाह, और करेंगे हम लोग। ठीक है, ये ऊंच नीच होती रहती है। देखिए $110 मिलियन का जो ये अभी हुआ है एयरलिफ्ट वाला केस, ये इट इज़ जस्ट पेनी अमाउंट व्हेन यू कंपेयर विद द यूएस या अदर। यस, लेकिन ठीक है, एज ए कंट्री इट्स अ बिग हिट फॉर अस। लेकिन वी होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा वो ना हो, जो वेंचर्स आते हैं टफ टाइम आएगा उसमें से गुजरें, उसमें से वो एक लर्निंग कर्व है उसको अच्छे से गुजारें। ये अभी इसकी रिपोर्ट आएगी डेफिनेटली, यस, फिर पता चलेगा कि क्या इसके पीछे मेजर रीज़न हुई है। लेकिन ओवरऑल ये एक हिट है पाकिस्तान को। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया हमजा आपका वंस अगेन, आप मेरी पहली पॉडकास्ट का हिस्सा बने। ठीक है, तो आई होप के लोगों को ये पसंद आएगी ये एपिसोड। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी एपिसोड्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। ये पाकिस्तान हमारी धरती है, हमने इसका ख्याल करना है। अल्लाह हाफिज़।